Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian Polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में बात किया था कि ये जो लोकसभा का मेथड होता है इलेक्शन का, ये कैसे होता है ना। और हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी टच किया था, ठीक है। तो इसमें ना हम थोड़ा रिवीजन रिकैप कर लेते हैं और इसके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में 1-to-1 डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या है कि जो तो कंट्री फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो होता है, जिसमें मेजॉरिटी नॉर्मल कैंडिडेट्स को आप वोट देते हो और जिसको सबसे ज़्यादा मिल जाते हैं वो जीत जाता है। उसमें क्या होता है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा खड़ा होता है। हमने देखा था ना 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिया को डिवाइड किया गया है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा खड़ा होता है ना। और वहाँ से एक खड़े तो बहुत बंदे होते हैं बट एक बंदा वहाँ से जीतता है ना। और एक बंदा उसको सीट फिर मिल जाती है, लोकसभा में एक सीट मिल जाती है। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक सीट दी गई होती है, किसमें, लोकसभा में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है कि एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अच्छा, पहले क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सेम पॉइंट पे कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंट्री स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है ना, डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो बहुत ही छोटी होती है। समझ में आ रहा है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। जबकि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें इतनी सारी नहीं होती हैं, उसमें एक बड़े जोग्राफिकल एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ऐसे 543 नहीं होती हैं, बहुत बड़े बड़े, या तो मल्टी मेंबर होंगी तो बहुत बड़े बड़े एरियाज़ को क्लब करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाएगा, है ना। या फिर होल कंट्री को भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर किया जा सकता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। बट ऐसा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में नहीं होता। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, स्मॉल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, यहाँ पे स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और यहाँ पे लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ठीक है। द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ में आ गया पहला पॉइंट डिफरेंस। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा इलेक्ट होता है ना, एक बंदे का ही इलेक्शन होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वही इलेक्ट होता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है क्या, नहीं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ में आ रहा है, जितनी सीट्स होती है ना उसके हिसाब से। मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को 5 सीट मिली हुई हैं, ठीक है, तो वहाँ से 5 बंदे इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी एक ही बंदा इलेक्ट होके आएगा, ऐसा नहीं है। जबकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक ही सीट अलॉकेटेड है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे एक ही बंदा इलेक्ट होके आता है, जबकि यहाँ पे मोर देन 1 इलेक्ट होके आ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस समझ में आ गया। तीसरा क्या है, वोटर वोट्स फॉर अ कैंडिडेट। तो जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, जो लोकसभा वाला इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, लोग कैंडिडेट को वोट देते हैं, ठीक है ना। लोग कैंडिडेट को जाके वोट देते हैं, लोग पार्टी को वोट नहीं देते। ये कैंडिडेट हो सकता है किसी पार्टी का हो, बट लोग डायरेक्ट वोट किसको देते हैं, कैंडिडेट को देते हैं। कौन अकाउंटेबल होता है लोगों को, ये कैंडिडेट अकाउंटेबल होता है, पार्टी अकाउंटेबल नहीं होती है। समझ में आ रहा है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटर वोट्स फॉर अ पार्टी, वोटर पार्टी को वोट करता है। ध्यान रखना ये डिफरेंस। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कैंडिडेट को डायरेक्ट वोट मिलता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, पार्टी को वोट मिलता है। किसको मिलता है, पार्टी को वोट मिलता है। बीजेपी, कांग्रेस, इस टाइप की जो पार्टी होती है ना, उनको वोट मिलता है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। ये तो हमने एक्सटेंसिव डिस्कस किया था, है ना, कैसे 30% बीजेपी को वोट मिला था बट उसको सीट्स 100% मिल गई थी, है ना, ऐसे हमने देखा था। तो ऑब्वियसली जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं उससे ज़्यादा सीट्स इसको मिल सकती हैं, है ना। ये एफपीटीपी में होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें प्रपोर्शन के बेसिस पे सीट मिलती हैं। जितना आपको वो वोट मिला है, जितने परसेंटेज ऑफ आपको वोट मिले हैं, उसके परसेंटेज में ही आपको सीट मिलती है, राइट। एवरी पार्टी गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रपोर्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स। समझ में आ रहा है, जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले उसी हिसाब से आपको सीट मिलेगा। करेक्ट, समझ में आया, ये डिफरेंस समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी 50% +1 वोट। तो यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, ज़रूरी नहीं है कि 50, मान लो जैसे हमने देखा था ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100 वोटर हैं तो उसमें से 50 वोट उस कैंडिडेट को करें तभी वो जीते, ऐसा नहीं था ना। 51 सॉरी 50 + 1 51 करें तभी जीते, ऐसा तो नहीं है। उसमें बीजेपी को 30 वोट मिले थे, बीजेपी के कैंडिडेट को 30 वोट मिले थे 100 में से, तब भी वो जीत गया। ऐसा तो नहीं था ना कि हमने बोला कि नहीं 51 मिलेंगे तभी वो जीतेगा, ऐसा तो नहीं था ना कि 51 मिलेंगे तभी जीतेगा। तो ये क्या है इसमें बस कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो जीतता है। जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं वो जीतता है, मतलब 50% + 1, ठीक है। 50% + 1 मेजॉरिटी क्या होती है, 50% + 1 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं तभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वो इलेक्ट होता है, ठीक है। अब FPTP का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन है, यूके में होता है, इंडिया में होता है ना, ऐसे इलेक्शन होता है। जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या एग्जाम्पल हमने देखे थे, इजराइल और नीदरलैंड्स। इजराइल और नीदरलैंड्स में कैसा सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो प्रोपोर्शनल जो इंडिया में होता है ना, इंडिया में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। इंडिया में क्या फॉलो होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं अभी, ठीक है। ध्यान से सुनना, कान खोल के, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो जनरली लोग समझा नहीं पाते हैं ना, और टफ चीज़ भी है थोड़ा। तो कान खोल के सुनना और देखना कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं ना, राज्यसभा के जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उनका इलेक्शन का जो मेथड होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये ध्यान रखना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसका नाम है जो इंडिया में फॉलो होता है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेथड से डील करता है कि कैसे एक्चुअली में वोट होता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि मान लो राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं, 250 सीट होती हैं, है ना। राज्यसभा में 250 सीट है, ठीक है, जिसमें से 238 पे इलेक्शन होता है और 12 नॉमिनेटेड होती हैं ना, 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, है ना, और इन सब पे करता है, ठीक है। तो 12 को हम हटा देते हैं, बची कितनी, अभी करेंटली कितनी है, 245 सीट्स हैं अभी एट प्रेजेंट राज्यसभा में। कितने मेंबर्स हैं, 245, ठीक है। तो वैसे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250 सीट्स होती हैं और 238 पे इलेक्ट होकर आ सकते हैं एमएलए और 12 नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। अब मान लो, अब इसमें क्या होता है, हर स्टेट से सीट मिलती है ना, यूपी की 31 सीट हैं, सिक्किम की 1 सीट है, ऐसे ही होता है ना, राज्यसभा में ऐसी सीट एलोकेट होती है, हर स्टेट को उसके पॉपुलेशन के वाइज सीट एलोकेट होती हैं, ठीक है। तो हाइपोथेटिकली मान लो हरियाणा जो है, हरियाणा से 90 एमएलए इलेक्ट होकर आ रहे हैं इधर, ठीक है। 90 सीट्स मिली हैं लेट से हरियाणा को राज्यसभा में, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। तो पहली चीज़ समझ में आ गई ना कि हरियाणा को 90 सीट्स मिली हैं, 90 सीट्स हरियाणा के पास हैं राज्यसभा में, ठीक है। अब ये मान लो कि लेट से हरियाणा हरियाणा के 90 एमएलए हैं, सॉरी गलत हो गया, हरियाणा के 90 एमएलए हैं, ठीक है, और लेट से हरियाणा को 5 सीट्स मिली हैं राज्यसभा में, ठीक है। करेक्शन है, माफ़ कीजिएगा, 90 एमएलएज हैं हरियाणा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो राज्यसभा में 250 सीटें जिसमें से 238 इलेक्टेड होती हैं और 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड होती हैं, ठीक है। और हरियाणा जो है, हम हरियाणा का एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, हरियाणा की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, हरियाणा की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 90 एमएलएज हैं, ठीक है, 90 एमएलएज हैं, समझ में आया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं 90 हैं, ठीक है। अब लेट से राज्यसभा में हरियाणा को 5 सीट एलोकेट हुई हैं, ठीक है। लेट से हरियाणा हैज़ 5 सीट्स इन द राज्यसभा, समझ में आया, हरियाणा को 5 सीट मिली हैं, जैसे यूपी को 31 सीट मिली हैं, वैसे हरियाणा को कितनी मिली हैं, हरियाणा को 5 सीट मिली हैं। अभी तक सब समझ में आया ना, हरियाणा को 5 सीट मिली हैं, ठीक है। अब मान लो हमको ये पता है ना कि राज्यसभा तो परमानेंट चैम्बर है, इसमें लोगों का, इसमें कैसे होता है, इसमें 1/3 सीट जो है वो हर 2 साल में वैकेंट होती हैं ना, हर 2 साल में 1/3 सीट्स वैकेंट होती हैं और उस पर इलेक्शन होता है ना, ऐसे ही तो होता है राज्यसभा में, परमानेंट चैम्बर है, डिजॉल्व थोड़ी होता है 5 साल में। तो मान लो लेट से कि अगला साल आने वाला है और हरियाणा की 2 सीट खाली हैं, ठीक है, 5 सीट थी ना, तो 5 सीट में से 2 खाली हैं अभी और इन 2 पे इलेक्शन करना है, समझ में आया, इन 2 पे इलेक्शन हमको करना है, ठीक है। कुल मिला के समझ में आया कि 5 सीट्स हरियाणा को मिली हुई हैं राज्यसभा में जिसमें से 2 सीट खाली हैं, अभी एट प्रेजेंट खाली हैं, तो मेरे को 2 सीट पे इलेक्शन करना है, तो मेरे पास 2 सीटें टोटल राज्यसभा में इलेक्शन करने के लिए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि कैसे इलेक्शन होगा। अब मान लो इन 2 सीट के लिए 4 बंदे हैं मेरे पास, ये 90 एमएलए में से 4 एमएलए खड़े हुए इन 2 सीटों के लिए,
समझ में आया, क्योंकि एमएलएज में से तो सेलेक्ट होते हैं, है ना। तो 4 कैंडिडेट्स मान लो ए बी सी डी हैं जो इन 2 सीट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सिंप्लिसिटी के लिए ये मान लेते हैं कि हर एमएलए का जो वोट है, लेट से एक एमएलए का वोट मतलब 100 वोट्स, लेट से, ठीक है। हमने ये मान लिया कि एक एमएलए का वोट जो है वो 100 वोट है, ठीक है। तो हर कैंडिडेट को, किसी एक कैंडिडेट को जीतने के लिए, किसी एक कैंडिडेट को इलेक्ट होने के लिए किसी सीट में कितने वोट चाहिए, हमने बोला था ना कितने वोट चाहिए, इसका ये फॉर्मूला है, टोटल वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1, और उसमें फिर पूरे ब्रैकेट में प्लस 1 करना पड़ता है। क्या मतलब है इसका, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वोट्स है, मतलब कुल मिला के इसका मतलब है मेजॉरिटी वोट्स। देखो क्या मतलब है इसका, इसमें क्या बोल रहा है, टोटल वोट्स पोल्ड, ठीक है। टोटल वोट्स पोल्ड मतलब कितने एमएलए वोट करेंगे, 90 एमएलए वोट करेंगे, है ना। एक एमएलए का काउंट कितना है, एक एमएलए का वोट कितने वोट के बराबर है, 100 वोट के बराबर, ठीक है। हमने ये माना है ना कि एक एमएलए का जो वोट है वो 100 वोट के बराबर है, और 90 एमएलए वोट कर रहे हैं, तो टोटल वोट कितने हुए, 90 इंटू 100 हो गया, है ना। टोटल वोट्स पोल्ड इतने हो गए 90 इंटू 100, समझ में आया ना, टोटल वोट्स पोल्ड कैसे हुए 90 इंटू 100। अब क्या होता है, ये जो 90 इंटू 100 टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल हुए हैं, ठीक है, 90 एमएलए वोट कर रहे हैं और हर एक एमएलए का 100 वोट का काउंट है, ठीक है। मतलब अगर एक एमएलए ने एक वोट दिया तो दैट इज इक्वल टू 100 वोट्स, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे मान लो इसमें 2 सीटें हैं, ठीक है, 2 सीटें वैकेंट है ना, तो क्या हम करेंगे कि यहाँ पे जितनी सीट्स वैकेंट होती है ना उसमें हम +1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर जब ये जो आता है इसमें +1 कर देते हैं, समझ में आया, कुल मिला के समझ में आ गया कैसे हुआ, ये नंबर कैसे आया, समझ में आया। अगर यहाँ पे 3 सीटें वैकेंट होती तो हम यहाँ पे 2 की जगह क्या लिखते, 3 लिखते। तो ऐसा याद रखना, हमेशा बाय 2 डिवाइडेड नहीं होता है, समझ में आ रहा, ये कभी कभार लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। तो वोट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमको कितना कोटा चाहिए वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल हुए हैं, जैसे मान लो ये 90 एमएलए थे, एक एमएलए का वोट इज इक्वल टू 100 वोट्स, तो टोटल वोट्स कितने हुए 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय जितनी सीट्स वेकेंट हैं हमारी, यहाँ पे टू सीट्स वेकेंट हैं तो 2 इंडिविजुअल्स को हम सेलेक्ट करेंगे +1, ठीक है। 2 सीट्स वेकेंट हैं +1, फिर टोटल में +1 कर देंगे, ठीक है। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 9000 आ गया, तो ये क्या हो गया 3000 आ गया डिवाइड करोगे तो, और यहाँ पे क्या आ गया 3001, ठीक है। 3001 वोट्स मिलने चाहिए किसी एक कैंडिडेट को, समझ में आ रहा है, किसी एक कैंडिडेट को 3001 वोट्स मिलने चाहिए तभी वो जाके जीतेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये तो वोट्स हो गए ना, ये तो इतने वोट्स इसको मिलने चाहिए, बट हमने तो देखा था कि एक एमएलए का वोट कितने वोटों के बराबर है, 100 वोटों के बराबर है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 3001 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको 30 से ज़्यादा वोट चाहिए, है ना, 30 से ज़्यादा वोट चाहिए, मतलब एटलीस्ट 30 चाहिए, है ना, इसको 30 वोट चाहिए कुल मिला के, इसको राउंड ऑफ हम कर देते हैं। तो मतलब इसको 30 एमएलए के वोट्स चाहिए, समझ में आ रहा है, 30 एमएलए के वोट्स मिलेंगे तभी तो जाके ये टोटल वोट्स कितना होगा, एक एमएलए का वोट 100 है, तो टोटल वोट्स कितने हो गए 30 इंटू 100 कितना हो गया 3000, ठीक है, 3000 हो गया टोटल वोट्स। तो इसको टोटल वोट्स इतने चाहिए, अभी तक सब समझ में आया कि टोटल वोट्स कैसे हमने निकाले, 90 इंटू 100 करके 9000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब जितनी सीट्स हैं उतने कैंडिडेट्स होंगे, 2 + 1 3 हो गया, 3000 आ गया, उसमें से एक ऐड कर देते हैं, एक वोट एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो 3001 वोट्स चाहिए, दैट इज इक्वल टू कितने एमएलए के वोट्स, दैट इज इक्वल टू 30 एमएलए के वोट्स, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम एक टेबल बनाते हैं ABCD। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, हम हर एक जो एमएलए होता है ना वो कैसे वोट करता है, वो प्रेफरेंस में वोट करता है। तो जैसे ये है ना ABCD, इनको ये प्रेफरेंस देगा, मान लो मेरी पहली प्रेफरेंस ये है, मेरी दूसरी प्रेफरेंस ये है, इसकी मेरी तीसरी प्रेफरेंस ये है, और मेरी चौथी प्रेफरेंस ये है। तो उसको वोट तो चारों को देना पड़ता है बट प्रेफरेंशियल ऑर्डर में, समझ में आ रहा है। वो अपने पेपर में क्या लिखेगा कि मेरा पहला चॉइस कौन है, A है, फिर वो देखेगा कि मेरा दूसरा चॉइस क्या है, C है, ठीक है, फिर मेरा तीसरा चॉइस क्या है, B है, और फिर मेरा चौथा चॉइस क्या है, D है। तो ऐसे करके हर एक एमएलए अपना वोट कास्ट करेगा, समझ में आ रहा है डिफरेंस कैसे है। ये डिफरेंट ऐसे है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कि वहाँ पे आपको बस एक ही वोट देना है, किसी एक को वोट देना है, बट यहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर लिखना है, समझ में आ रहा है, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना है कि ABCD, आप जो चारों जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हो उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस उसको देना है, ठीक है, समझ में आ गया, ये ऐसे प्रेफरेंस देना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, अब उसमें हम क्या करते हैं कि हर एक एमएलए ने प्रेफरेंस वाइज वोट दिए, तो उसकी कोई फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, फिर उसकी कोई सेकंड प्रेफरेंस होगी, फिर उसकी कोई थर्ड होगी, और फिर फोर्थ होगी, है ना, 4 ही कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं तो 4 प्रेफरेंसेस होंगी। तो हम क्या करते हैं, हर एमएलए का फर्स्ट प्रेफरेंस वोट निकालते हैं, समझ में आया। इस एमएलए ने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया है, मान लो इस एमएलए ने A को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, तो हम A के वोट में जाके 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरे एमएलए के पास जाएंगे,
फिर देखेंगे उसने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया है, हो सकता है उसने फर्स्ट प्रेफरेंस सी को दिया हो, तो हम फिर सी में जाके उसका एक वोट डाल देंगे, ठीक है। ऐसे कर करके हम सारे 90 MLAs का वोट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है। तो मान लो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 90 में से 20 MLAs ऐसे थे जिन्होंने ए को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस माना और 30 ऐसे थे जिसने बी को माना, सी में 25 थे और डी में 15 थे। तो हम क्या करेंगे, हमको कोटा कितना चाहिए, हमको 30 MLA का कोटा चाहिए था, है ना। तो 30 बी के पास आ गए, 30 वोट्स बी के पास आ गए, तो ये इलेक्ट हो गया। तो एक सीट फिल हो गई, 2 सीट थी ना, 2 सीट में से एक सीट फिल हो गई क्योंकि ये बी को 30 वोट मिल गए, वो सेलेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बी को इलेक्ट कर देंगे, मतलब बी इलेक्ट हो गया। अब जितने भी लोग थे ये 30, ठीक है ये तो इलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये जिसको सब, ये एक चीज़ समझ में आ गई कि इसको 30 वोट मिल गए तो ये इलेक्ट हो गया। फिर क्या है, फिर ये जो जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं ना, जैसे डी है, डी को सबसे कम वोट मिले, ठीक है, 15 वोट मिले फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। मतलब अब डी के जो वोट्स हैं ये कभी इलेक्ट होकर नहीं आ पाएगा दूसरी सीट के लिए क्योंकि इनके पास तो ऑब्वियसली ज़्यादा वोट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं और इसके वोट्स जो हैं, इसके जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो इन 15 लोगों ने डी को दिया था, तो इनकी जो सेकंड प्रेफरेंस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस में, ए में और सी में। समझ में आया, क्योंकि बी तो इलेक्ट हो चुका है, बी तो इलेक्ट हो चुका है ना, बी को हम हटा देते हैं और जिसको सबसे कम वोट्स मिलते हैं उसके वोट्स हम फिर बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेकंड प्रेफरेंस वाले। समझ में आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले तो 15 लोगों ने डी को वोट किया था, जो ये 15 लोग हैं ना जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, इनकी कोई सेकंड प्रेफरेंस भी होगी, तो इनकी जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट्स हैं ना उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें भी हो सकता है सी में हो सकता है ए को दिया हो सकता है बी को भी दिया हो, तो बी वाले तो स्क्रैप हो जाएंगे, बाकी जिन्होंने ए और सी को दिया है उसमें ये इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि जो डी के 15 वोट थे, है ना, डी के 15 वोट थे, डी को हमने रिमूव कर दिया, बी हमारा ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है, बचा कौन है, ए और सी बचा है, ठीक है। तो मान लो कि ये जो 15 वोट डी के थे उसमें से 10 लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस रखा था, ये जो 15 थे ना उसमें से 10 ने ए को सेकंड प्रेफरेंस रखा था, ठीक है, और 3 लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस रखा था, 3 लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस रखा था। कितने हुए, 13 हो गए ना, पर है तो टोटल वोट 15, तो क्या मतलब, और बाकी 2 वोट कहाँ गए, बाकी 2 वोट हो सकता है बी को मिले हो, बट बी तो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है, तो ये खराब हो गया, मतलब ये इसके वोट काउंट नहीं हुए, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि 10 वोट ए को मिले सेकंड प्रेफरेंस में और सी को मिले 3 वोट। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, हम जाके 10 वोट इसमें डाल देंगे ए के और यहाँ पे 3 डाल देंगे सी में, तो ए का काउंट कितना हो गया, 20 + 10 30, ठीक है, और सी का क्या हो गया 28। समझ में आया। तो फिर से ए को 30 वोट मिल गए तो ए इलेक्ट हो गया। समझ में आया, क्योंकि 30 MLAs का वोट ज़रूरी होता है आपको अगर इलेक्ट होना है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्योंकि हम यहाँ वोट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा हम वोट को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डी का हटा के फिर हमने ट्रांसफ़र किया सी और ए में। समझ में आ रहा है, तो ए को वोट मिल गया और वो इलेक्ट हो गया। तो ऐसे दोनों सीट जो राज्यसभा में वैकेंट थी वो भर गई। समझ में आ रहा है। नाउ ए हैज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड कोटा फॉर 30 वोट्स एंड हेंस इज इलेक्टेड। समझ में आया। तो दोनों सीट भर गई, एक में बी आ गया और एक में ए आ गया। समझ में आया। ऐसे ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत कम जगह आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि कैसे ये काम करता है। बेसिकली नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमको, हम फिर से आपको समझाएंगे, बट कंसेप्ट का क्लैरिटी रखिए इसमें, ठीक है, कि दोनों सिस्टम काम कैसे करते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कैसे काम करता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।